स्वागत है। आज हमारे पास निखिल कामत के साथ इलॉन मस्क की एक लंबी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है। और ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं, जहां सिर्फ टेस्ला की नई कार या स्पेसएक्स के अगले रॉकेट की बात हो। नहीं, ये भविष्य के लिए एक कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट जैसा है, एक ऐसा विजन जो इतना बड़ा है और शायद थोड़ा अजीब भी है। हाँ, इतना बड़ा कि उसे समझने के लिए हमें उनके सारे अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखना होगा। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है, मस्क के इस ग्रैंड विजन को डिकोड करना। हम काम के भविष्य से लेकर पैसे के मतलब तक, और यहाँ तक कि हमारी असलियत क्या है, इस सवाल तक जाएंगे। हाँ, ये ट्रांसक्रिप्ट एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। तो चलिए इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में तस्वीर क्या बनती है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां आज करोड़ों लोग अपना समय बिताते हैं, एक्स यानी पुराना ट्विटर। अच्छा, मस्क बताते हैं कि एक्स के लगभग 600 मिलियन मासिक यूजर्स हैं। जी, लेकिन वो इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं मानते। उनके लिए ये एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर है। एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया की बातें होती हैं। हाँ, पर उन्होंने इसे खरीदा क्यों? ये दिलचस्प है। हाँ, इस पर उन्होंने बात की। बातचीत में वो बताते हैं कि उन्हें लगा कि ट्विटर सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से एक बहुत ज्यादा वामपंथी यानी लेफ्ट विंग विचारधारा की तरफ झुक गया था। अच्छा। उन्हें महसूस हुआ कि दूसरी आवाज़ों, खासकर राइट विंग आवाज़ों को एक तरह से दबाया जा रहा था। हाँ, तो उनका लक्ष्य इसे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाना था। हाँ, एक संतुलित और मध्यमार्गी प्लेटफॉर्म। उनका सिद्धांत बहुत सीधा है क्या है वो? कि अगर किसी देश में कोई कानून है तो एक्स उसे मानेगा, लेकिन उस कानून के दायरे में प्लेटफॉर्म खुद से किसी की आवाज़ नहीं दबाएगा। मतलब सेंसरशिप और पूरी तरह से खुली छूट के बीच का एक रास्ता। बिल्कुल। पर यह सिर्फ राजनीतिक संतुलन की बात नहीं है, है ना? यहीं पर उनका एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है। सामूहिक चेतना का। हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम्म। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, उनका मानना है कि अभी हम हजारों अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में बटे हुए हैं। हमारी सोच, हमारे आइडियाज सब इन दीवारों में कैद हैं। बिल्कुल। तो एक्स पर जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का फीचर है, वो उनके लिए सिर्फ एक टूल नहीं है, वो इन दीवारों को तोड़ने का एक तरीका है। हाँ, जरा सोचिए, अगर जापान का कोई वैज्ञानिक और ब्राजील का कोई कलाकार एक ही मुद्दे पर अपनी अपनी भाषा में बात कर सके और एक दूसरे को तुरंत समझ सकें, तो मानवता की जो सोचने समझने की कलेक्टिव पावर है, वो कितनी बढ़ जाएगी। ये तो जबरदस्त आइडिया है। बिल्कुल। वो इसकी तुलना हमारे अपने शरीर से करते हैं। अच्छा, कैसे? एक इंसान 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। एक अकेली कोशिका कुछ नहीं कर सकती है ना? नहीं। लेकिन जब खरबों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं, तो वो चेतना पैदा करती हैं, वो एक इंसान बनाती हैं। तो उसी तरह एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता। पर 8 अरब इंसान अगर एक नेटवर्क में जुड़ जाएं, तो क्या कुछ नहीं कर सकते? उनके लिए एग्स वो मानवता का दिमाग बनने की शुरुआत है। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा विजन है। तो अगर एक्स मानवता का दिमाग बन जाता है, तो उस दिमाग को सोचने के लिए एक नई दुनिया भी तो चाहिए होगी। बिल्कुल। और यहीं से बातचीत भविष्य की उन भविष्यवाणियों की तरफ मुड़ती है जो साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी काम को लेकर है। हाँ, मस्क का मानना है कि 20 साल से भी कम समय में, शायद 10 या 15 साल में ही, इतना जल्दी? हाँ, कि किसी के लिए भी काम करना जरूरी नहीं रहेगा। ये एक विकल्प होगा, एक हॉबी। एक मिनट, काम करना एक हॉबी होगी? मतलब जैसे आज लोग शौक के लिए बागबानी करते हैं, वैसे ही भविष्य में लोग शौक के लिए कोडिंग करेंगे या कोई कंपनी चलाएंगे अगर उनका मन हुआ तो। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हमारी तो पूरी जिंदगी काम के इर्द गिर्द घूमती है। सही बात है। पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी करो ताकि पैसे कमा सको। अगर काम ही नहीं होगा तो लोग करेंगे क्या? और यही सबसे बड़ा सवाल है, और मस्क भी इसे मानते हैं। उनका तर्क यह है कि एआई और रोबोटिक्स वो इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि हर चीज का उत्पादन लगभग मुफ्त हो जाएगा। चीजों और सेवाओं की कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं। वो इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई से भी एक कदम आगे ले जाते हैं। यूबीआई का आइडिया तो बस लोगों को जिंदा रखने के लिए है ना? हाँ, मस्क बात कर रहे हैं यूनिवर्सल हाई इनकम की, यूएचआई। यूनिवर्सल हाई इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ जरूरतें पूरी होना नहीं, बल्कि इच्छाएं पूरी होना। मतलब अगर आप कोई चीज सोच सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। हाँ। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी और गरीबी जैसे शब्द ही बेमानी हो जाए। ये तो समाज के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल देगा।
हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा स्टेटस, सब कुछ किस पर आधारित होगा? और मस्क खुद कहते हैं कि ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा। जब हमें जिंदा रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या होगा? हम सुबह बिस्तर से क्यों उठेंगे? वो कहते हैं कि उस वक्त हमें अपनी जिंदगी को मतलब खुद देना होगा। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, सिंगुलैरिटी का। ये शब्द मैंने कई बार सुना है, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मस्क इसे एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह समझाते हैं। अच्छा। एक ऐसा पॉइंट जिसके पार क्या है हम नहीं जानते। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से इतनी आगे निकल जाएगी कि हम भविष्य का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे एक चींटी ये समझने की कोशिश करे कि इंटरनेट क्या है। हम अनुमान लगा ही नहीं सकते। नहीं, हमारे लिए सिंगुलैरिटी के बाद की दुनिया वैसी ही अनजानी होगी। और इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी होगा। आज तो हर देश महंगाई से परेशान है। हाँ, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मस्क इसका ठीक उल्टा कह रहे हैं। वो अपस्फीति की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एआई और रोबोटिक्स की वजह से उत्पादन इतना ज्यादा हो, इतना सस्ता हो जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन होगी। मतलब कीमतें बढ़ने की जगह कम होने लगेंगी। आपकी कार, आपका फोन, सब कुछ हर साल सस्ता होता जाएगा। वो अनुमान लगाते हैं कि शायद अगले 3 साल में ही 3 साल? हाँ, कि उत्पादन बढ़ने की रफ्तार पैसा छपने की रफ्तार से ज्यादा हो जाएगी। ये तो आज की पूरी आर्थिक सोच को सिर के बल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो अगर काम नहीं होगा, उत्पादन असीमित होगा और चीजें लगातार सस्ती होती जाएंगी, तो फिर पैसे का क्या होगा? क्या हमें उसकी जरूरत भी पड़ेगी? और यहीं मस्क एक और धमाका करते हैं। वो कहते हैं कि लंबे समय में पैसा एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ही खत्म हो जाएगा। ये तो काम खत्म होने से भी बड़ा आइडिया है। पैसे के बिना दुनिया कैसे चलेगी? उनका तर्क बहुत बहुत मौलिक है। वो पूछते हैं पैसा है क्या? पैसा असल में श्रम के आवंटन यानी लेबर एलोकेशन के लिए एक सूचना प्रणाली है। ओके, इसे थोड़ा आसान करते हैं। श्रम का आवंटन मतलब पैसा बस ये बताने का एक तरीका है कि समाज को किस काम की ज्यादा जरूरत है। हाँ। अगर लोग किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, तो ज्यादा लोग वो काम करेंगे। बिल्कुल। पैसा एक डेटाबेस है जो बताता है कि किसका कितना श्रम किसके पास है और उसे कहाँ लगाना है। ठीक है। लेकिन अब सोचिए, अगर एआई और रोबोट हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, खाना बनाने से लेकर घर बनाने तक, तो हमें इंसानी श्रम को कहीं आवंटित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब श्रम की जरूरत ही नहीं, तो सिस्टम का क्या काम जो श्रम का हिसाब रखता है? तो पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा। तो अगर पैसा असली मुद्रा नहीं है, तो फिर असली मुद्रा क्या है? किस चीज से किसी सभ्यता की तरक्की को मापा जाएगा? उनके मुताबिक असली मुद्रा है ऊर्जा, एनर्जी। ये एक भौतिक विज्ञानी का जवाब लगता है, किसी अर्थशास्त्री का नहीं। बिल्कुल। वो सभ्यता की प्रगति को कार्डशेव स्केल पर मापते हैं। ये एक पैमाना है जो बताता है कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा इस्तेमाल करती है। टाइप 2 अपने तारे की और टाइप 3 अपनी पूरी गैलेक्सी की। तो हम अभी कहाँ हैं? हम अभी टाइप 1 भी नहीं बने हैं। हम लगभग 0.73 पर हैं। अच्छा। मस्क का लक्ष्य मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी टाइप 2 सभ्यता बनाना है। और जब हमारे पास सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई सैटेलाइट होंगे, जैसा कि वो भविष्य देखते हैं, तो ऊर्जा भी मुफ्त और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। ऐसे में धन संचय करने का वो विचार ही खत्म हो जाएगा। आप उस चीज को कैसे जमा कर सकते हैं जो असीमित है? सही बात है। और यहाँ आकर मस्क की सारी कंपनियों का प्लान एक साथ जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। स्पेसएक्स, टेस्ला, एक्सआई, ये सब अलग अलग नहीं है। ये एक ही बड़ी मशीन के 3 जरूरी हिस्से हैं। बिल्कुल। सोचिए, स्पेसएक्स सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। टेस्ला की सोलर और बैटरी टेक्नोलॉजी उन सैटेलाइट्स को अनंत ऊर्जा देती है, वो पावर सोर्स है। और XAI? और एक्सआई का एआई उन सैटेलाइट्स को एक सुपर इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाता है। वो उस मशीन का दिमाग है। तो भविष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले AI सैटेलाइट्स का है। उनके हिसाब से हाँ। इसी बातचीत में उन्होंने स्टारलिंक के बारे में भी काफी विस्तार से बताया। ये काम कैसे करता है? स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। ये सैटेलाइट्स जमीन से बात नहीं करते, बल्कि लेजर लिंक के जरिए आपस में बात करते हैं। अच्छा, अंतरिक्ष में एक तरह का वायरलेस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। हाँ बिल्कुल यही। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उन जगहों पर इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां केबल नहीं पहुंच सकते।
जैसे गांव, रेगिस्तान या कोई आपदाग्रस्त इलाका। बिल्कुल। लेकिन वो ये भी साफ कहते हैं कि स्टारलिंक शहरों में मोबाइल टावरों की जगह नहीं ले सकता। हाँ, और इसका कारण वो भौतिकी के नियमों को बताते हैं। एक सैटेलाइट हमसे 550 किलोमीटर दूर है, जबकि एक सेल टावर शायद 1 किलोमीटर। तो सिग्नल को सैटेलाइट तक जाकर वापस आने में जो समय लगता है, जिसे लेटेंसी कहते हैं, वो ज्यादा होता है। शहरों में जहां बहुत सारे लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेल टावर हमेशा बेहतर रहेंगे। वो कहते हैं भौतिकी हमेशा जीतती है। हाँ। तो हमने मानवता को जोड़ा, बहुतायत की दुनिया बनाई, पैसे का मतलब बदला। यहाँ से मस्क की सोच और भी गहरी और दार्शनिक हो जाती है। अब वो हमारी असलियत पर ही सवाल उठा देते हैं। सिमुलेशन थ्योरी के साथ। हाँ, उनका मानना है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम किसी बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में पोंग जैसा एक गेम आता था, जिसमें 2 डंडे होते थे और एक बॉल। और आज के वीडियो गेम्स, आज के गेम्स को देखकर लगता ही नहीं कि वो असली नहीं है, वो फोटो रियलिस्टिक है। 50 साल में इतना बड़ा बदलाव। और मस्क का तर्क यहीं से शुरू होता है। अगर 50 सालों में हम पोंग से यहां तक पहुंच सकते हैं, तो सोचिए अगले 1000 साल में या 10,000 साल में क्या होगा। गेम इतने असली हो जाएंगे कि आप वास्तविकता और गेम में फर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर ऐसी हजारों लाखों सभ्यताएं हमसे पहले आई होंगी, तो उन्होंने भी ऐसे सिमुलेशंस बनाए होंगे। तो क्या गारंटी है कि हम उन करोड़ों सिमुलेशंस में से एक नहीं है और बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में है? संभावना तो यही है कि हम एक सिमुलेशन है। लेकिन इस थ्योरी में वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ जोड़ते हैं। हाँ। वो कहते हैं सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो ये एक दिलचस्प सिमुलेशन होना चाहिए। उबाऊ नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि जब इंसान सिमुलेशन चलाते हैं, तो वो उबाऊ सिमुलेशन को बंद कर देते हैं। जैसे टेस्ला जब सेल्फ ड्राइविंग के लिए सिमुलेशन चलाता है, तो वो सीधी सड़क पर गाड़ी चलाने का बोरिंग सिमुलेशन नहीं चलाता। नहीं, वो सबसे अजीब और मुश्किल परिस्थितियों को सिमुलेट करता है। कोई बच्चा अचानक सामने आ गया या कोई ट्रक पलट गया। तो एक तरह से डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह यहाँ सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लागू होता है। बिल्कुल, वही सिमुलेशन चलते रहेंगे जो दिलचस्प होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी वास्तविकता अगर ये एक सिमुलेशन है, तो इसे दिलचस्प बने रहने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा विचार है कि ब्रह्मांड शायद उबाऊ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होता तो इसे चलाने वाला इसे कब का बंद कर चुका होता। बहुत सीधा और सरल था। हाँ, उन्होंने कहा जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। समाज में एक शुद्ध योगदानकर्ता बने। बिल्कुल, आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी सेवाएं दें जो लोगों के लिए उपयोगी हों। अगर आप ऐसा करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ये मुनाफे से ज्यादा मूल्य बनाने पर जोर देता है। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी छोड़ जाता है, जो मस्क के ही बताए भविष्य पर आधारित है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई और रोबोट हर चीज का उत्पादन कर सकते हैं, जहां काम करना वैकल्पिक है और जहां पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो उस दुनिया में एक इंसान के लिए मूल्य बनाने या लेने से ज्यादा देने का क्या मतलब होगा? जब भौतिक जरूरतों की कोई कमी ना हो, जब हमारा योगदान चीजें बनाना ना हो, तो इंसान का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? क्या वो कला होगी? क्या वो नए सवाल पूछना होगा? या सिर्फ चेतना का अनुभव करना ही अपने आप में एक योगदान होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पे सोचने की जरूरत है।